Now the next topic is ulala. Now the next topic is average atomic mass. I'm so sorry. So मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा लेक्चर में हंसा दिया जाए ताकि ये एकदम मस्त मजे से हंसो हर टॉपिक का. So finally the next topic. Now we are going to the next topic and that is concept of average atomic mass. Yo, buddy, are you ready? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग उसका लॉजिक समझते हैं और एवरेज एटॉमिक मास का फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगा. सो हमारा अब है एवरेज एटॉमिक मास. सीन क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास. पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे. कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा. डेफिनेशन बताने के बाद मैं आपको क्या बताऊंगा? इसके क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा. चलो शुरू करते हैं. और फाइनली अगर आपको समझ में आ गए तो सब लोग अपनी टेबल पे खड़े होके ऐसे ही डांस करना है, isn't it? ऐसे ही. चलो चलो. सो अब पहले लॉजिक समझते हैं. एवरेज एटॉमिक मास का लॉजिक क्या होता है? सबसे पहले तो एवरेज एटॉमिक मास, बेटा, एवरेज एटॉमिक मास लगता है ऐसे एटम के ऊपर जिनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं. इस चीज को ध्यान रखना. सो फाइनली एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किनके ऊपर लगता है? जिनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं. याद रखना, जिनके आइसोटॉप्स यानी कि भाई बहन प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले तो सवाल सबसे ये है कि बताओ आइसोटॉप्स होते क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स का मतलब जिनका Z क्या होता है? सेम. Z का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर. वी ऑल नो Z इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. ऐसे स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है उनको हम लोग आइसोटॉप कहते हैं. यानी कि ए की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट. ठीक है. सो ये आपको पता ही है. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटॉप. बहुत बच्चों को पता है ये बात. बहुत बढ़िया. अब ना एवरेज एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट लगता था आइसोटॉप पे. लगता था शुरू में ज्यादातर एटम के आइसोटॉप अवेलेबल नहीं थे. तब हम मास कैसे निकालते थे जरा चेक करो. जैसे कि यहां पर कार्बन एटम की बात करते हैं. सो ये जो कार्बन एटम है ना, इनिशियली उसके आइसोटॉप प्रेजेंट नहीं थे. जब थे तो कैसे निकालेंगे तो मैं बताता हूं. तो जब नहीं थे तब ये अकेला था. और जब ये अकेला था तो उसका एक्चुअल में ओवरऑल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था? C12. ध्यान से समझना. कार्बन के ऊपर 12 लगा रहता था. 12 मतलब उसका ये मास होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? एटॉमिक मास. सबको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 लेते हैं. कैसे लेते हैं? रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि ये उस केस में, आप लोग ध्यान से समझिएगा, उस केस में हम लोग एटॉमिक मास कैसे निकालते थे? लुक एट इट. सबको यह मालूम होना चाहिए कि किसी भी एटम में प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है. यह तो जानते हो, मैंने बहुत बार पढ़ाया है. किस किस को पता है? किसी भी एटम में प्रोटॉन का रिलेटिव मास कितना होता है? 1. न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है? 1. लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है? 0. इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दो तो मास में फर्क नहीं पड़ता. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब लोग ध्यान से देखो. बताओ कि Na का एटॉमिक मास कितना? तुरंत बोलोगे 23. Na का एटॉमिक मास कितना? तुरंत बोलोगे आप 23. और अगर मैं बोलूं कि यहां पर बताओ Na प्लस का एटॉमिक मास कितना? Na प्लस का मास कितना? अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. Na प्लस कैसे बना? Na प्लस कैसे बना? क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. तब भी आप क्या बोलोगे? 23. क्यों? ऐसा क्यों? आपने तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर आपने मास क्यों नहीं घटाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास केमिस्ट्री में 0 होता है. कैसे होता है? मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत बार बता चुका हूं. नहीं है तो हम लोग अगली बार ये चैप्टर करने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो आप लोग सब याद कर लो इस चीज को, ब्लंटली याद करो इस चीज को कि भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है. इसको मैंने कई बच्चों को ऐसे भी याद कराता हूं. मान लो आप नहाने गए. ठीक है, सुबह सुबह नहाते तो होगे. गर्मियों के दिन है, नहाते हैं सब लोग. कौन कौन नहाता है? ईमानदारी से बताओ मुझे, कौन कौन नहाता है इधर? यस, गर्मियों में तो कम से कम नहाते होगे. अब जब नहाते हो आप तो आपके बाल गिरते होंगे. सही है. तो आप ये बात बताओ, आप नहाने से पहले मान लो अपना वेट करके गए 70 किलो. जब आप नहा के बाहर आए तो आपके बाल गिरे, मान लो पूरे ये विगी गिर गई आपकी, मान लेते हैं. तो उस केस में ऐसा थोड़ी हो जाता है, मतलब जो बाल गिरते हैं आपके, उस केस में ऐसा थोड़ी होता है कि आपका जो बाहर आए तो आपका वेट घट गया पूरी तरह से, 70 से 60 ही रह गया. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का केस भी है. इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एटम से बाहर निकलते हैं तो बेसिकली एटम के मास पे नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है, ना के बराबर. ऐसी जैसे हमारे बाल झड़ते हैं वैसे वहां से इलेक्ट्रॉन झड़ते हैं.
समझ में आ गया क्या? क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के एटम से बाहर निकलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम नहाते हैं और हमारे बाल झड़ते हैं तो हमारे मास पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम लॉजिक लगता है वहां पे। सबको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। तो अब चलते हैं आगे भैया, सिंपल सी बात हो गई हमारे यहां पर। तो उस केस में मतलब समझो, मतलब यह कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका मतलब पूरे एटम में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही क्या होता है? मास। और वो हमें दिख भी रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का तो 0 होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि अगर आपको किसी एटम का मास निकालना है तो आप उसके प्रोटॉन निकाल लो कितने हैं, न्यूट्रॉन निकाल लो कितने, आपको मास पता लग जाएगा। कार्बन के अंदर प्रोटॉन होते हैं 6, न्यूट्रॉन होते हैं 6। किसकी बात कर रहा हूं? C12 में। तो मैं इसको हटा रहा हूं, जरा चेक करिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक एट इट। अब यहां से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन 12 की बात कर रहा हूं, अगर इसमें मैं प्रोटॉन पूछूं तो आप तुरंत कहोगे 6। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। 10वीं क्लास में पढ़े हो बेटा। अब इसको मत बोलना कि हमें पता नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोटॉन पता लग गए, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? दैट इज A माइनस Z। नाउ दिस इज A, दिस इज Z। तो क्या करना है? 12 में से 6 घटा दो, कितने बचे? 6। तो कार्बन के पास प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 6 हैं, इसलिए हम बोलते हैं 6 प्लस 6 कितने हो गए? 12। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं भैया कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। क्लियर हो गया? इसलिए हम लोग लेते हैं। लेकिन ये कब लिया? जब हमने एक ही एटम को कंसीडर किया। समझ में आता है? हमने इसके आइसोटॉप को कंसीडर नहीं किया। C12 के हिसाब से देखोगे तो मास आएगा 12, लेकिन बाद में पता लगा कि कार्बन के भाई बहन भी होते हैं। भाई बहन का मतलब आइसोटॉप भी होते हैं। कौन कौन से? C14 भी होता है, C13 भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? C13 14 में मास चेंज हो गया। मास चेंज हो मतलब न्यूट्रॉन चेंज हो गए, तो इस हिसाब से तो मास अलग होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। लॉजिक समझो, एवरेज एटॉमिक मास कब निकाला जाता है? जब भाई बहन हो प्रेजेंट, जब आइसोटोप प्रेजेंट हो। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। कार्बन का मास हम लोग 12 लेते हैं, लेकिन ये 12 इसका एवरेज एटॉमिक मास नहीं है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? चलो मैं आपको निकाल के बताता हूं। देखो अब सब लोग, अब जैसे सर्च आगे बढ़ी, जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, पता लगा कार्बन के आइसोटोप होते हैं, कार्बन के भाई बहन होते हैं। अब मजे की बात यह थी कि साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? उन्होंने पता किया कि भैया यहां कार्बन 12, बिल्कुल सही, कार्बन का एक आइसोटोप है C12, वो नेचर में कितना प्रेजेंट है? 99%। उन्होंने नेचर में उसकी अबेंडेंस भी पता की कि कार्बन 12 है, लेकिन नेचर में कितना है? 99%। कार्बन 13 भी प्रेजेंट है, लेकिन नेचर में कितना है? ओनली 1%। जरा ध्यान से देखो, कार्बन 12 99% नेचर में प्रेजेंट है, कार्बन 13 1% नेचर में प्रेजेंट है। उन्होंने नेचुरल उनकी अबेंडेंस चेक करी, उन्होंने इसको भी कंसीडर किया। और अब अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आपको हमेशा उस एटम की अबेंडेंस नेचुरली चेक करनी पड़ेगी। वो डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो फाइनली यहां पर पता लगे कार्बन तो 2 है, कार्बन 12 और कार्बन 13। कार्बन 12 का मास 12 होता है, कार्बन 13 का मास 13 होता है। लेकिन मजे की बात, कार्बन 12 99% है और कार्बन 13 तो 1% है। तो इस केस में एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। सो फाइनली कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास, लुक एट इट, आम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? विच इज इक्वल्स टू, देखो बहुत आसान है, 12 वाला कितना प्रेजेंट? ये 12 वाला 99% प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, प्लस करो, 12 वाला 99% प्रेजेंट, 13 वाला कितना प्रेजेंट? 1%, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 100, खत्म। 12 वाला कितना प्रेजेंट उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 13 वाला कितना प्रेजेंट उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करो 100 से, क्योंकि टोटल अवेलेबिलिटी 99 प्लस 1 यानी कि 100% के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। इतना आसान है, किस किस को समझ में आ गया? चैट सेक्शन में लिखो सब लोग, बताइए यहां पर। हाँ, C14 भी ले सकते हो बेटा, अपन क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने नॉर्मली एक एग्जांपल लिया है, आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, सो डोंट वरी। C14 भी ले लो, मैंने आपको सिर्फ निकालना सिखा रहा हूं, चिंता मत करो। तो आप ये बताओ मुझे कि किस किस को समझ में आ गया कि आप यहां पर एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हो।
हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है, आप C14 भी ले सकते हो अगर डेटा में गिवन है तो हमने सिर्फ एग्जांपल लिया। देखो C12 C13 प्रेजेंट है, 12 कितना प्रेजेंट है 99%, तो आप इसको 99/100 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर वही आएगा। 13 इंटू ये 1% है, 1/100 करोगे टोटल आएगा कितना 11.88 एंड 0.13, टोटल आएगा 12.01। तो अगर दो आइसोटोप को काउंट करोगे तो 12.01 आएगा, तीसरा भी काउंट कर लोगे तो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा बस। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन चेक कर लेते हो। तो मेरा ये भाई वापस आ गया, बोले कि भैया अब तो नाचने का टाइम आ गया क्योंकि फाइनल डेफिनेशन आ गई, हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है, अब से न्यूमेरिकल करेंगे। सो फाइनली ये भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो फाइनल डेफिनेशन चेक कर लो। तो फाइनल डेफिनेशन क्या है एवरेज एटॉमिक मास की, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the summation of masses of its isotope each multiplied by its natural abundance. Write down this thing. उस आइसोटोप का जितना मास है उसको उसके नेचुरल अबेंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। बहुत बढ़िया। तो फाइनल डेफिनेशन हमारे सामने है, ये लो आपके सामने, क्विज टाइम। ये रहा पहला सवाल। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक सवाल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, सब लोग चेक करो। आइसोटोप दिया, उसकी अबेंडेंस दिया है। आइसोटोप कौन सा है, सिल्वर का। सिल्वर का 107 वाला 51.86 प्रेजेंट है। चलो तो मैं निकाल के बताता हूं, है बड़ा ही आसान। एवरेज एटॉमिक मास निकालना था। सबसे पहले तो देखो Ag का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, चेक करो। 107 वाला कितना प्रेजेंट, 51.86 प्लस 109 वाला कितना प्रेजेंट, 48.14। इस पूरे को डिवाइड करोगे कितने से, 100 से। अब कर लो, समझ में आ गया। याद रखो वो परसेंटेज में, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते थे। कैसे, देखो 107 वाला कितना प्रेजेंट, 51.86 डिवाइडेड बाई 100, तो वो कितना हो गया 0.5186। 107 इंटू दिस प्लस 109 वाला कितना प्रेजेंट, 48.14। ये देखो ये 48.14% है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 48.14%। 100 में से इतना, तो आप 100 से डिवाइड करके यहां लिख दो ना, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0.4814। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये ऑलमोस्ट अराउंड 108 ही आएगा, 108 के आसपास ही आएगा। तरीका पता होना चाहिए। कैलकुलेशन के दो मैंने आपको बता दिए, 100 यहां पर 107 51.86, 109 वाला 48.14। तो यहां पर आप खुद ही सोचो ना यार, भाई ये ऑलमोस्ट 50% है, ये ऑलमोस्ट 50% है, तो इन दोनों के बीच में आंसर आएगा, तो 108 के आसपास आएगा। इसीलिए हम लोग सिल्वर का 108 लेते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा, तो बैठ के कैलकुलेट कर लो। इसलिए सिल्वर का हम लोग 108 लेते हैं। पता नहीं कई लोग क्या आंसर निकाल रहे हैं। ओवरऑल सिल्वर के लिए क्या लिखते हैं, 108। यहां पर क्या लिखते हैं, 47। आई थिंक एटॉमिक नंबर 47 होता है। सो 47 एंड 108 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 108, क्योंकि उसका एवरेज एटॉमिक मास 108 आता है। फाइनली ये लीजिए मोल्स निकालने के फॉर्मूले। सो फाइनली ये आपका वेलकम कर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत कर रही है। कैसा लग रहा है ये कह रही है ये लो अरविंद सर अभी बताने वाले हैं फाइनल फॉर्मूले। सो फाइनल फॉर्मूले क्या है जरा चेक कर लो भैया। देखो भैया, मोल निकालने का फाइनल फॉर्मूला, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी गिवन यू इन क्वेश्चन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, बिकॉज दिस एवोगैड्रो नंबर का यूनिट क्या होता है, दिस इज क्वांटिटी पर मोल। ये यूनिट है, सबको समझ में आ गया। ये है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी पर मोल। आपको क्वांटिटी भी किसी में दे सकते हैं, आपको लिख देता हूं, क्वांटिटी की यूनिट क्वांटिटी में ले लेते हैं। मान लो आपको कह दे, एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं, ये यूनिट लिखिए क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी पर मोल। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, मोल में आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, मान लो कि आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, सपोज करो मैं यहां पर लिखता हूं कि आपको किसी सैंपल में कैल्शियम एटम गिवन है। ध्यान से समझना, किसी सैंपल में कैल्शियम एटम गिवन है। कितने गिवन है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻20। किसी सैंपल में कैल्शियम एटम गिवन है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻20। आपसे पूछा गया बताओ कितने मोल हैं, बताओ कितने मोल हैं, निकाल लो। मोल ऑफ कैल्शियम एटम विच इज इक्वल्स टू quantity given in question, that is 6.023 into 10⁻20, that is given in question, divided by what is 20. ये क्वेश्चन में गिवन है, yes or no? जो भी आपको क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है वो आपको कहां लेनी है,
न्यूमरेटर में आपका रेफरेंस क्या है? आपका रेफरेंस है एवोगैड्रो नंबर। वो क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर है। काट दो, ये कट गया। मोल ऑफ कैल्शियम कितने आ गए? दैट इज इक्वल टू 10⁻20 जो क्वेश्चन में गिवन था -23 जो नीचे ऊपर ले गए। सो फाइनली कितना बचा? दैट इज 10⁻³ या फिर मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने आ गए? 1 मिली मोल्स। ये लो, मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब मिली नहीं होता, मिली का मतलब होता है 10⁻3। दैट इज अ नंबर। ठीक है। सो फाइनली बहुत बढ़िया आंसर निकाल दिया। तो इस तरह से आंसर निकालना है। चलो, सो ये हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले। इसको हटा रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला पर चलते हैं। नाउ विच इज द सेकंड फॉर्मूला? नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला बाय द वे। सेकंड फॉर्मूला क्या है? व्हाटएवर बी द मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। सबको समझ में आ गया? व्हाटएवर बी द मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास। सबको समझ में आ गया है ना? अब तीसरा वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3। तीसरा फॉर्मूला है गैसेस के लिए। व्हाटएवर बी द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज लीटर पर मोल, वी ऑल नो। सो इसका मतलब वॉल्यूम भी किस में होना चाहिए? लीटर में। यहां पर ये वेट किस में होना चाहिए? ग्राम में, क्योंकि एटॉमिक मास है। मोलिकुलर मास का यूनिट क्या होगा? ग्राम पर मोल। समझो, यूनिट ध्यान रखो। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल में आंसर। लीटर से लीटर कैंसिल, मोल में आंसर। यह आपका तीसरा फॉर्मूला है जो कि काम करेगा सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। किसके लिए काम करेगा? गैस के लिए। सबको समझ में आ गया? किसके लिए काम करेगा? गैस के लिए। कब काम करेगा? एसटीपी पर। अब हम क्या करेंगे? सवाल। क्लियर होता है? तो ये देखो, चलो फाइनली ये है फॉर्मूले। याद कर लो सब लोग, ठीक है? एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबको समझ में आ गया? बहुत है बढ़िया। चलो अब फाइनली क्विज टाइम आ गया। ब्रेक ले लिया हमने, ठीक है? अब हम करते हैं क्वेश्चंस और आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलो, सो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। नाउ यू हैव टू गिव द आंसर। चलो फटाफट से आंसर बताओ। यहां पर पहला सवाल है। इट्स रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन और ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो। उस बुक में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पूछा है। एनसीईआरटी के अलावा हम लोग नीट के क्वेश्चन भी लेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि भैया ये हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन 35, जिसकी नेचुरल अबंडेंस दे रखी है 75.77 और उसका मोलर मास दे रखा है 34.9689। ये उसका मोलर मास है। फिर हमारे पास एक क्लोरीन है, क्लोरीन 37। तो ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये दोनों क्या है? आइसोटॉप्स हैं। क्लैरिफाई है? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 ये दोनों क्या है? आइसोटॉप्स हैं। इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी दे रखी है? 24.23 और इसकी मोलर मास कितनी है? 36.9659। अब आपको इसका आंसर देना है कि ओवरऑल यहां पर एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा। सो बहुत सिंपल है, काफी लोगों ने निकाल ही लिया है। और चलो, सो फाइनल आंसर कितना है? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको वो वाला डेटा लेना है 34.9689। इनफैक्ट आप ये भी ले सकते हो, बड़ी बात नहीं है। 35 आप कोई भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 75.77 से। मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? प्लस में क्या करोगे? 24.23 इंटू क्या करोगे? 36.9659। दैट्स इट। उसको किससे डिवाइड करोगे? 100 से। यह आपका एवरेज एटॉमिक मास आएगा, जो कि क्लोरीन के केस में अपन कितना लेते हैं? 35.5 और एक्चुअली यहीं से आता है। सो 35.5 ये है एक्चुअल एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, जो कि क्लोरीन के केस में हमने डेटा में भी लेते हैं। बाय द वे आपको पता होना चाहिए, अपने डेटा में भी हम लोग कैलकुलेशन में इसको यूज करते ना। बार बार हम लोग बोलते हैं क्लोरीन 35.5, जबकि इसका कोई आइसोटॉप 35.5 का है नहीं। ध्यान से देखो, क्लोरीन के आइसोटॉप कौन से हैं? क्लोरीन 35 या फिर कौन सा है? क्लोरीन 37। इसमें से कोई भी 35.5 का नहीं है। ये उसका एवरेज मास है जो आप निकालते हो, दैट इज 35.5। सबको क्लियर हो गया? तो ये जो क्वेश्चन था, देखो कितना क्यूट लग रहा है। वो उसकी पूंछ में आग लगी है बेसिकली, इसलिए वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है तेजी से। सो फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सब बच्चों से आंसर चाहूंगा। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन दीज मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ, वी हैव 3 क्वेश्चंस बाय द वे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। चलो इसका आंसर ले लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा जरा चेक कर लेते हैं। सो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, जरा ध्यान से इसको चेक करो। हमारे पास 3 मोल C6H5 है, 3 मोल C6H5 है। क्या है?
3 मोल C6H5 है। आप खुद ही सोचो कि 3 मोल C6H5 में कार्बन, देखो यहां पर हमारे पास, इसी को चेक करो, 3 मोल तो बाद में देखना, एक मॉलिक्यूल को ध्यान से चेक करो, एक मॉलिक्यूल ऑफ C2H5, सॉरी C6H5 नहीं है, नाउ दिस इज C2H6। मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, C2H6 लिखा है, मैं उसको C6H5 बोल रहा हूं। माय गॉड, क्या हो गया मुझे। सो फाइनली C2H6। तो अगर एक मॉलिक्यूल को बात करूं, इस एक मॉलिक्यूल C2H6 के अंदर कार्बन एटम कितने हैं बताओ मुझे, कार्बन एटम कितने हैं, 2। हाइड्रोजन एटम कितने हैं चेक करो, 6। ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ओनली 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। पर हम लोग यहां पर क्या एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग 3 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस चीज को समझो। सो 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेंस समझो। 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन का मतलब क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर, समझ में आता है। सो 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। इतने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, इतने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर देते रहो। पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब देखो मोल देके उसने मोल ही पूछ लिए, तो एक मोल में जरा चेक करो 2 कार्बन एटम है, तो यहां पर 3 मोल में कितने होंगे, 6। समझ में आ गया, 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम होंगे। बहुत आसान है, चेक करो। अगर मैं सिर्फ 1 मोल की बात करूं, इसमें 2 मोल कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर टोटल 3 मोल है, तो कार्बन एटम कितने हुए, 6 मोल्स। नीचे आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स पूछे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल C2H6 में 6 हैं, तो यहां पर 3 मोल में कितने होंगे, 12। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12। बहुत आसान है। तो पहले वाले का आंसर, अच्छा 3 है ना, 6 3 18, दैट इज 18। ये लो 18 18, 6 3 18 होता है, 6 दूनी 12 हो गया। सो 6 3 18 होता है, तो 6 3 18। सो इसका आंसर कितना होगा, जरा चेक करो, जरा चेक करो, 2 इंटू 3 तो 6, और इसका कितना होगा, 6 इंटू 3 तो 18। अब लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा वो ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, थ्राइस ऑफ Na। इसका आंसर तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा। सबको समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे चाहिए फटाफट से। पूछा द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस मिक्सचर इज 1:4। ये सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर मास का रेशियो 1:4 है, मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का रेशियो वही होगा जो उनके मोल्स का रेशियो होगा। आ गया समझ में, मैं समझाता हूं। आंसर चेक करते हैं। मास का रेशियो देखो जरा, दी mass of oxygen, weight of oxygen to the weight of nitrogen, ये आपको कितना दिया हुआ है, 1:4। आपको मास का रेशियो दिया कि भैया आपने किसी सैंपल में ऑक्सीजन का मास अगर 1 लिया है, तो नाइट्रोजन का मास आपने कितना लिया है, 4। समझ में आ गया। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर मतलब अगर गैसेज हैं तो ऑक्सीजन नहीं लिखोगे, O2 लिखोगे, नाइट्रोजन नहीं लिखोगे, N2 लिखोगे, क्योंकि यहां पर मेंशन कर दिया गैस। अगर गैस मेंशन कर दिया तो हमको पता है ऑक्सीजन O2 की वे में होती है और नाइट्रोजन N2 की वे में होती है। सो वेट ऑफ ऑक्सीजन टू द वेट ऑफ नाइट्रोजन 1:4 दिया है। अगर आपने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया तो 4 पक्का ही किसका होगा, नाइट्रोजन का। वेट के रिस्पेक्ट में 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो 4 ग्राम नाइट्रोजन होगा। आपसे पूछा कि मोल का रेशियो बताओ, तो अगर आप मास से मोल निकालते हो, कैसे निकालते हो, मोल इज इक्वल टू व्हाटएवर बी द मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही है। तो यहां से इसको अगर आप मोल्स का रेशियो निकालना चाहते हो तो बहुत आसान है, देखो जरा ध्यान से, मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है आपको। मॉलिक्यूल्स का रेशियो वही होगा जो मोल्स का रेशियो होगा, सिंपल। सो आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ मोल्स। खुद ही दिमाग लगाओ, ये बहुत आसान है। रेशियो ऑफ मोल्स, आप खुद से दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ, समझ में आता है, बहुत आसान है, क्योंकि मोल्स भी तो क्वांटिटी है, तो जो मॉलिक्यूल्स का रेशियो आएगा वही मोल्स का रेशियो आएगा। इसको प्रूव भी कर सकते हो। सो फाइनली आपको मोल्स का रेशियो निकालना है, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन।
वैसे मैं सोल्व नहीं करता, इसका आंसर तो मैं तुरंत ही दे देता, लेकिन फिर भी कई बच्चों को नहीं आता, उस केस में सिखा रहा हूं। तो आप देखो आपके सामने, यहां पर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 1, यहां से रेशो ले सकते हो, ये दिया 1 तो ये दिया 4। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 32 डिवाइडेड बाई मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 4 डिवाइड बाई नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28। खत्म। सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है, दैट इज 7/32। निकाल लो, कट गया ना आपस में 7 से, 7 ऊपर चला गया तो 7/32। आंसर क्या आ गया इसका, बी। बी मने बॉय, आंसर आएगा बी। क्लियर होता है। सो फाइनली इस तरह से इसका आंसर निकालना था। फाइनली ये आपका आंसर है और मैंने आपको आंसर बता दिया। और एक क्वेश्चन, काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, सिंपल 4 नंबर के क्वेश्चन है।